नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र देने के बाद सिर्फ राजनीति पर लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन राजनीति, कूटनीति इन सब से परे, माफ करिएगा, इन सब से परे देश की सुरक्षा का एक अहम मुद्दा होता है। और चूंकि एक ऐसा समय है जब देश को हर पल अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना ही पड़ता है, और इसमें हमारी सेनाओं का जो गौरवमयी परंपरा और उनका इतिहास रहा है, वो हमें इस बात का भरोसा दिलाता है कि आने वाली किसी भी चुनौती का हम सामना करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम पुराने युद्ध रणनीति से और पुराने उपकरणों से, हथियारों से युद्ध जीत सकते हैं? तो ऐसा फिलहाल संभव नहीं। ये बात हमारे सीडीएस ने भी कही है, हमारे कई सैन्य अधिकारियों और रिटायर्ड अधिकारियों ने कही है। लेकिन अब भारतीय सेना अपने आप को इस कदर आधुनिक बना रही है कि इसमें एक नया जो आजकल प्रचलन में आया है पूरी दुनिया में, एआई का। तो एआई का इस्तेमाल हमारी सेना किस तरीके से कर रही है और सेना उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे वायुसेना और नौसेना के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके उसको एक कमांड सिस्टम में लाएगी, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है जिस पर 2027 तक हम पूरी तरीके से वो कर ले जाएंगे जो सोच रहे हैं। और ये सीधे सीधे एक साथ कई दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए अगर हमारी सेना एआई टास्क फोर्स बना रही है तो इसके बड़े मायने हैं। इसके क्या मायने हैं और एआई टास्क फोर्स कैसे काम करेगी और किन किन क्षेत्रों में काम करेगी, क्योंकि काम तो हमारे सेना के जवान करेंगे, सेना के अधिकारी करेंगे, रणनीति बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे उसके उनके नीचे काम करने वाले लोग। लेकिन एआई टास्क फोर्स की जरूरत क्यों पड़ गई? आज इसी मुद्दे पर कर्नल वीरेंद्र साई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जाने माने रणनीतिकार और सैन्य मामलों के तो विशेष जानकार हैं। वो हमें इस पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों में कि कैसे हमारी सेना बहुत ज्यादा एडवांस्ड होने जा रही है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। इसके पहले दिवाकर जी मैं क्या आपके प्रश्न लूं, मैं एक बात पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से एक खुशखबरी, अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आज बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि भारत ने एआई में और आईटी में, इंफो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा काम किया है पिछले कोई ज्यादातर हर दशक या एक दशक में, कि हमारा एक विशेष स्थान संसार में बन गया है, और जो कुछ कुछ उभर कर कुछ प्रतिशत सामने आया और सिंदूर के दौरान। दूसरी बात ये कि ये जो पिछला एक दशक गया है, इस दशक में संसार में कई जगह युद्ध हुए और बढ़ चढ़ के युद्ध हुए, और इन सब युद्धों में जो वेपन्स यूज किए गए, वो वेपन्स एडवांस कंट्रीज के एडवांस वेपन्स थे, जिनको अपनी मार्केट बनाने के लिए उन्होंने युद्धाभ्यास में भेजे ताकि उनकी बैटल ट्रायल्स हो सके। भारतवर्ष को और भारत की सेना के विशेषज्ञों को उन सबको अध्ययन करने का एक बड़ा स्वर्ण अवसर मिला, जिसको हमने नहीं गंवाया। और उस सबको देखते हुए ये विदित हुआ कि अब इतने वेपनरी एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तरफ आपके जैम हो जाते हैं, रडार्स जैम हो जाते हैं, एक बार आपका टारगेट जो होते हैं बियॉन्ड विजुअल डिस्टेंस होते हैं, एक तरफ स्टॉर्म करते हुए ड्रोन्स आते हैं। ड्रोन्स में जो 300-500 ड्रोन्स आए, उनमें कुछ फाइटिंग होते हैं, कुछ अटैक वाले होते हैं, कुछ जैमर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं। और केवल विजुअल ऑब्जर्वेशन से या ह्यूमन माइंड से इतनी सब चीजों को सेकंड्स में और कई बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जांचना, भापना, रिएक्ट करना जो है वो
असंभव हो जाता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, जिनमें इन सिचुएशंस को पहले से ही भांप कर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उनको फीड किया जाता है। और बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक वीडियो आपने बनाया स्लो स्पीड में, जैसे मैं आप बात कर रहे हैं, पर इसको अगर बहुत तेज चलाया जाए तो यही 10 मिनट का वीडियो 1 मिनट में भी पूरा सुना जा सकता है। हम्म, यही रण प्रणाली में कि कितने एयरक्राफ्ट आए, कितने ड्रोन आए, उनका कितना एरिया कवरेज होगा, किस किस एयरक्राफ्ट को, किस किस ड्रोन को, किस किस वेपन से टैकल करना चाहिए, ये ह्यूमन माइंड से एकदम देखकर युद्ध के दौरान कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ये सारी कैलकुलेशंस करके एआई में डाल दी जाती हैं और उसके बाद एआई आपको बताता है हम्म। कि ये 300 जो ये ड्रोन्स आ रहे हैं, इसमें अमुक 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 वेपन वाले हैं, इसके लिए अमुक 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 जो हमारे काउंटर वेपन्स हैं वो उनको बता देगा। हम्म। इसका मतलब सर मैन होल्डिंग कम हो जाएगा, एआई कंप्यूटर इसके जरिए ज्यादा अटैक या डिफेंस किया जा सकेगा, ये बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा कि उसके आगे पहली बात तो रिएक्शंस किए जाएंगे। दूसरी बात ऐसा समझते हैं, मैं सही जगहों के नाम नहीं लेना चाहता। जी 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 फर्ज कीजिए हमारे ही देश में युद्धाभ्यास कर रहे हैं हम, जी जी। और युद्ध यूपी और राजस्थान के बीच में हो रहा है राइट एक राइट। अभ्यास के तौर। अब राजस्थान के किस शहर में कितने टैंक इकट्ठे हुए हैं, ओके। और उसके लिए यूपी को किस जगह कितने टैंक रखने चाहिए, राइट। क्योंकि वहां से जब टैंक चलेंगे उनकी स्पीड क्या है, हम्म। वो किस स्पीड से बॉर्डर पर पहुंचेंगे, हमारे टैंक्स को किस जगह लोकेट करना चाहिए कि उनसे पहले हम्म। बॉर्डर पर पहुंच जाएं, उन टैंक्स में क्या क्या एम्यूनिशन लोडेड है, और उन टैंक्स की क्या खासियत है, कितनी मोटी लोहे की चादर है जिसके लिए हमारे टैंक्स पर कौन सा एम्यूनिशन लोड होना चाहिए, ये सब एआई आपको फीड देता जाएगा। हम्म। अच्छा सर, तो इसमें जब एक तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप बता रहे हैं, बड़ी कौतूहल की एक बात है कि ये सारी गतिविधि को, ठीक है, टास्क फोर्स बनाया जाएगा, तो वो मिलिट्री के ही एक्सपर्ट्स होंगे या इंजीनियर होंगे या एआई एक्सपर्ट्स होंगे जो मिलिट्री सेवा में नहीं होंगे? ये कैसे मैनेज करेगी सेना? ये नहीं, बड़ी फौज में बात है। सभी कुछ है क्या नहीं है। जी जी जी। वी हैव आवर कंप्यूटर ऑपरेटर्स, राइट हमारे इंजीनियर्स भी हैं। माय राइट ओन सन इन लॉ इज ए वेरी सीनियर इंजीनियर ऑफ द आर्मी, राइट राइट। वो तो मेजर सेना, जनरल और रैंक में हर है। उन्नत उन्नत देश की सेना ये करती है। हमारी सेना भी इतने एडवांस लेवल पर है कि वो एक टास्क फोर्स बना रही है कि आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए। अभी हमने इन सब की ट्रायल की है। हाँ हाँ। अब इन चीजों को, टीमों को ग्रुप किया जा रहा है राइट। ताकि समय आने पर उनको समन ना करना पड़े, अलग अलग जगह से बुलाना पड़े, वो एक टास्क फोर्स में एक साथ रहें, एक साथ अभ्यास करें, एक साथ एक दूसरे की पहचान कर लें, और उनके आपस के समझने और समझाने के वार्तालाप का समय भी बच जाए। बिल्कुल। तो उनको एक टीम की तौर पर जी तैयार किया जा रहा है, जैसे ही पहले एक वो सेक्टर फोर्सेस बन रहे थे। जी। अब उसी की एक एडवांस स्टेज है, क्योंकि अब जो युद्ध होंगे ये केवल आर्मी के या आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, सिग्नल राइट। गनर्स, इनके नहीं होंगे। इन सब का एक समन्वय आवश्यकता है, और उसके आगे चलकर एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रंस, उनके दो ही विमान, उनके साथ नेवी के फ्रिगेट्स, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स,
देवी की पनडुब्बियां, इन सबको एक नेटवर्क पर ले लिया जाएगा। और इसका कमांड सिस्टम एक ही जगह से होगा सर? इसका कमांड सिस्टम एआई सेंटर से होगा, हाँ। जो कि रिक्वायर्ड सूचना, जी 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 जी। तो जब रियासत दिल्ली या रियासत राजस्थान और यूपी का युद्धाभ्यास में हो सकता है दिल्ली दखल करना चाहे। राइट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कितने आसान शब्दों में आप इसको समझा रहे हैं। जी जी जी। अगर दिल्ली उसमें दखल करना चाहे तो एआई बताएगा कि दिल्ली बीच में इंटरफियर कर रहा है, इसके लिए आप अपना युद्धाभ्यास चलाते रहिए, राइट। पर गुजरात के बाहर सी में जो शिप पड़ा है उसको बोलो कि दिल्ली को ठोक दे। तो वहां से शायद एक सबमरीन दिल्ली को शांत कर देगा और राजस्थान और यूपी का जो युद्ध चल रहा है वहां कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए जो मिसाल के तौर पर जैसे ये ड्रोन तुर्की के हमारे साथ दखल करने लगे थे, तो उनको किसने शांत किया, उसमें हमारी ब्रह्मोस वाली यूनिट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं आवश्यकता थी। नहीं पड़ी। बिल्कुल सही। ये आपने इसी जो तरह बातें। जो हमारा कवच बनाया गया था, उस कवच में जो हथियार थे वो पुराने शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर और हमारा जो तीर और अदर नए जो हम्म, आकाश ये मिसाइल थे, ये सब शामिल थे। S-400 को भी उसमें शामिल किया गया था। और इन सबको देखते हुए जब एआई ने कहा कि अब आवश्यकता इसकी है, तो वो यूनिट अपने आप एक्टिवेट हो गई। हम्म। उसमें एक तो वो बात कवर हो गई कि छोटी चिड़िया मारने के लिए हमें बड़ा मिसाइल नहीं चलाना पड़ा। राइट। और दूसरा इसीलिए ये बात हुई कि मिसाइल अपने टारगेट पर कंसंट्रेटेड रहा, चिड़िया ने उसका ध्यान नहीं बटाया। इसीलिए कहा गया कि हमने बहुत किफायत वाली लड़ाई लड़ी है। जो जहां जी जिस चीज का इस्तेमाल करना था वही हमने किया। जी। जी जी। सर, ये तो एआई का इस्तेमाल काउंटर इंटेलिजेंस में कैसे हो? हालांकि बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप बताना चाहें तो बताएं। ये काउंटर इंटेलिजेंस में कैसे इसका प्रयोग किया जाए? देखिए, अभी हमारा अपना सैटेलाइट है, हाँ। तो कोई भी अगर बड़ा वेपन पाकिस्तान या हमारा कोई भी शत्रु मूव करता है तो हमारा सैटेलाइट उसको देखता है। हम्म। अब उसकी कितनी रेंज है, क्या वो राइट। 300 किलोमीटर वाला मिसाइल है जी। या 500 किलोमीटर वाला है या 1000 किलोमीटर वाला है, ज्यादा बड़े तो पाकिस्तान के पास नहीं है, पर जो भी है वो उसके काउंटर जो हमने करना है हम्म, उस यूनिट को इत्तला दे देता है कि ये शत्रु जो है ये पहलवान आपके काबू का है, हम्म। गेट अलर्टेड एंड टेक हिम ऑन। तो ये एक सब बात। जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है। जैसा मैंने एक प्रोग्राम में पहले बताया था, पहले हमें ये जानकारी खरीदनी पड़ती थी हम्म। और वो खरीदने वाले अगर 10 सेकंड की भी देरी कर दें हम्म। इससे पहले कि हम ठोक पाए, वो एयरबोर्न हो जाते थे। कर देगा। एक बात और है सर कि ये बताया जा रहा है कि जो एआई टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे उन स्थानों के लोकेशन के लिए भी जहां हम वो कारगर होगा जहां जीपीएस ही नहीं काम करता। इसके लिए तो हमारा जो सुदूरवर्ती एरिया है, खास करके जी, एलओसी एलएसी के वो रेंज जो बहुत मुश्किलों में लोकेट कर पाते हैं, मुश्किल के समय में, वो तो आसान। कुछ ग्रे एरियाज कहते हैं हम, जी। हर वेपन सिस्टम के और हर ऑब्जर्वेशन सिस्टम के भी कुछ ग्रे एरियाज होते हैं। हम्म। ग्रे एरियाज वो होते हैं जहाँ के वो धुंधला देख पाते हैं और कुछ डार्क एरियाज होते हैं जहाँ वो नहीं देख पाते। ऐसी सूरत में इनको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट किया जाता है, पर ये सारी इंफॉर्मेशन इवेंचुअली एआई के पास जाती है और थ्रू एआई कंसर्न यूनिट के पास जाती है। तो अ, ये एक पूरा वॉरफेयर सिस्टम बन जाता है।
एक रिपोर्ट आई है सर, उसमें जो जानकारी दी है, क्योंकि आपसे तो हम वो बातें पूछ रहे हैं जो वास्तव में आदमी व्यक्ति समझ नहीं पाता, बट इसकी जो जी मुख्य जानकारियां हैं उसको हमने नोट डाउन किया है। 26-27 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और सेना इस मिशन के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम DGIS के तहत AI लैब बना रही है और DGIS को देखने वाले अधिकारी 3 स्टार या आप कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होगा। जी तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये टास्क फोर्स बहुत ही मोड में ये काम कर रही है। इसका जो सारा कुछ है जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है। मतलब अब हम एक साथ कई मोर्चों की लड़ाई लड़ सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। क्या ये मान सकते हैं सर? देखिए, ऑप्शनूर में भी तो 3 हाँ शक्ति के सामने आ गई थी, जी 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 प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, पर 3 लोग थे जिनके साथ हमारा युद्ध हुआ। वो 3 के 5 भी हो सकते और वो 3 6 दिशा से भी हो सकते। जी 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 इस बार शत्रु के सौभाग्य से देवी वाली साइड तो खुली ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक इसको शत्रु शत्रु का सौभाग्य बताऊंगा। जी 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 एक लास्ट सवाल बचता है सर, बहुत शॉर्ट में आंसर चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे चुके हैं। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल बराबर संघर्षरत है। क्या इस AI टेक्निक का इस्तेमाल वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं? देखिए, कर ही रहे होंगे, तभी देखिए कहाँ तक उनके यूक्रेन के ड्रोन ने जाकर क्षति पहुंचाई। राइट। और जरूर जो रशिया के टोही थे उनको सुन्न कर दिया गया होगा, उनको नम कर दिया गया होगा कि वो ये सबको ग्रैब नहीं कर पाए। और यदि यूक्रेन नाटो की सहायता से ऐसा कर सकता है तो मैं समझता हूँ रशिया भी आवश्यक रूप से ये सब कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। AI लैब और AI टास्क फोर्स भारतीय सेना के लिए वैसे कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है और एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के देखरेख में ये सारा कुछ हो रहा है। मतलब भारतीय सेना एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई के लिए और अधिक तरीके से अपने को और मजबूती से तैयारी कर रही है। कर्नल सर ने हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी है, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सवाल हो कर्नल सर से तो आप जरूर पूछिए। एक सवाल सर मैं ले लेता हूँ, आप जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे। कोई मिस्टर शर्मा है, उन्होंने बोला था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं लद्दाख के, गुप्ता जी, जी उनके बारे में कर्नल साहब का क्या ख्याल है? हालांकि बहुत निगेटिव टिप्पणी उन्होंने की थी, वो मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आप 2 शब्दों में बोल दें, उनका जवाब आपको। देखिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन पर तो मेरे ख्याल में कोई भी समझदार व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए, पर वो यहाँ मेयर रह चुके हैं, डिप्टी CM रह चुके हैं और 15-16 साल की उम्र से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो पॉलिटिक्स में हैं उस आयु से, और काफी फेयर और रफ वेदर से गुजर चुके हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अब उनकी पर्सनल लाइफ कहाँ है, क्या है, ये मैं समझता हूँ एक यूनिवर्सल रियलिटी है जिस पर मैं ख्याल टिप्पणी कोई बड़ी मुनासिब बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर अच्छी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद की सेना।